तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं सीटेट 2020 मैथ्स पेडागोजी का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं गणित की भाषा, सामुदायिक गणित और औपचारिक और अनौपचारिक जो मूल्यांकन होते हैं उनके बारे में सीखेंगे और शिक्षण की समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। गणित के अध्यापन संबंधी मुद्दे, या इसी को हम कहते हैं गणित शिक्षा शास्त्र। इसका एक वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखना। तो आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक गणित की भाषा। गणित की भाषा कैसे होती है आइए सीखते हैं। गणित जो है पद हो गए, सिद्धांत हो गए, सूत्र हो गए, संकेत हो गए, इन सभी का क्या होता है, सम्मिलित रूप होता है। इसके ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यानी अगर गणित में 10 आंसर आया तो 10 ही आएगा, चाहे आप 10 तरीके चाहे जिस तरीके से लगाएं, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। इसका क्या होता है, एक निश्चित आधार होता है, इसलिए इस पर क्या किया जाता है, विश्वास किया जा सकता है। गणित जो है अंक हो गए, अक्षर हो गए, चिन्ह हो गए आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है। गणित में क्या होगा, अंक होते हैं, अक्षर होते हैं और चिन्ह होते हैं, जिसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात होता है, परिमाण हो गई, दिशा हो गई, स्थान हो गए, इन सभी का क्या होता है, बोध होता है। गणित जो है, गणित में क्या होगा, संख्यात्मक निष्कर्ष प्रदत्तों और संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर निकाले जाते हैं। क्या होगा, संख्यात्मक निष्कर्ष प्रदत्तों और संख्यात्मक सूचनाओं के आधार निकाले जाते हैं। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा क्या होती है, सुदृढ़ होती है, जिससे विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। गणित को प्रारंभ गिनती से हुआ है। गणित का प्रारंभ किससे हुआ है, गणित का प्रारंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है। यानी अगर आप संख्याओं के बारे में जानते हैं कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, प्राकृतिक कौन है, पूर्ण कौन है, वास्तविक संख्या कौन है, काल्पनिक संख्या कौन है, सह अभाज्य संख्याएं कौन है, ये सब अगर आप जानते हैं तभी आप सवालों को हल कर पाएंगे। यानी संख्याओं की जानकारी बहुत आवश्यक है। इसलिए गणित को संख्या तथा स्थान का विषय भी कहा जाता है। गणित को क्या कहा जाता है, संख्या का और स्थान का विषय भी कहा जाता है। इसकी सहायता से बालक में अमूर्त तथा तार्किक चिंतन का विकास भी होता है। और गणित से क्या होता है, बालक में आत्मविश्वास आएगा। अगर वो सवाल हल कर रहा है, सवाल उससे हो गया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मनिर्भरता आएगी, आदि गुणों के विकास होने के पर्याप्त अवसर उसको मिलते हैं। गणित की भाषा से क्या होगा, संस्कृति एवं सभ्यता का पोषक एवं सृजनकर्ता गणित विषय को माना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से, अगला पॉइंट है, अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर ही छंद होगा, रस, अलंकार, संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला आदि सभी निर्भर करते हैं। अगर मान लीजिए आपको जो है कोई फिगर बनाना है, ठीक, तो अगर आपने उसकी नाप गलत ले ली तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी हर चीज़ में किसकी आवश्यकता है, गणित की आवश्यकता है। गणित हमें केवल अपने देश की पृष्ठभूमि से ही परिचित नहीं कराता है, बल्कि राष्ट्रीयता का संदेश भी देता है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। तो अगला टॉपिक है सामुदायिक गणित। अगला टॉपिक क्या है, सामुदायिक गणित। तो आइए इसके बारे में सीखते हैं। तो जब बालक को जो प्रारंभ से ही समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता करे, वही क्या है, आदर्श शिक्षा है। बचपन से ही बालक को समाज के अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे। यानी बच्चे को क्या करे, बच्चे को अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, सभी जानते हैं। गणित के ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में होती है। कोई भी क्षेत्र आप चले जाएं, हर एक क्षेत्र में गणित की आवश्यकता होगी। कोई भी विषय आप पढ़ें उसमें गणित की आवश्यकता होगी ज़रूर। नहीं कुछ होगा तो कम से कम उसका पाठ 1 पाठ 2 चीज़ें जो लिखेंगे 1 2, ये भी क्या है, एक गणित ही है।
सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर आपको जीवन यापन भी करना है तब भी गणित की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सामान खरीदेंगे, कुछ भी बाई करेंगे, कुछ भी सेल करेंगे, मतलब खरीदेंगे बेचेंगे, उसमें गणित की आवश्यकता होगी जरूर। समाज के सभी लेन देन, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदि गणित पर ही निर्भर हैं। कोई भी लेन देन हो गया, उद्योग हो गया, व्यवसाय हो गया, व्यापार, सभी क्या होंगे? गणित पर ही निर्भर होंगे। गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए नेपोलियन जी ने कहा है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश के संपन्नता से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक बार में समझ ना पाए हो दोबारा स्किप करके दोबारा बैक करके आप सुन लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला है, आधुनिक युग में सामाजिक संरचना इतनी वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित नजर आती है, उसका श्रेय गणित को ही जाता है। इसलिए गणित न केवल समाज की उन्नति को उचित ढंग को समझाने के लिए बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी गणित की मुख्य भूमिका है। अब आइए आगे देखते हैं। समस्त सामाजिक व्यवस्था और संरचना का स्वरूप गणित के अभाव में बिगड़ जाता है। गणित के अभाव में व्यक्ति ना केवल अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है और ना ही समाज में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकता है। अगर गणित उसको नहीं आता तो अपने परिवार को भी नहीं चला पाएगा, समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर उसको परिवार को चलाना है, जीवन यापन करना है, तो गणित की आवश्यकता है। गणित से बहुत बच्चे भागते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप गणित का यूज़ करोगे ही। नहीं कुछ करोगे तो खरीदोगे बेचोगे तभी गणित का यूज़ करोगे। आइए आगे समझते हैं। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती जरूर है। गणित सभी विज्ञानों का क्या है? सिंहद्वार एवं कुंजी है। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, यानी औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से क्या है? मूल्यांकन। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं, शिक्षा का संबंध छात्रों के क्या है? संपूर्ण विकास से होता है। शिक्षा का संबंध क्या है? छात्रों के संपूर्ण विकास से है। बालक का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। बालक का संपूर्ण विकास कब संभव है? जब शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। किस पर? शैक्षिक उद्देश्यों पर। मूल्यांकन के द्वारा परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अगर मूल्यांकन करना है तो क्या होगा? परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धि का आकलन किया जाता है। यानी बालक की उपलब्धि और योग्यता का आकलन करना है तो क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, कोई गुण हो गया, कोई योग्यता हो गई या विशेषता हो गई का मूल्य किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार समझा जा सकता है। आइए समझते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? संख्यात्मक होता है, परिणात्मक होता है। मूल्यांकन कहिए या मापन कहिए। और जो मूल्य निर्धारण होता है वो क्या होता है? गुणात्मक होता है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है, व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। अब आइए आगे समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है शिक्षण की समस्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 नंबर जरूर आते हैं। शिक्षण की समस्याएं क्या है? शिक्षण में कौन कौन समस्याएं आती हैं आइए देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, अच्छे से समझिएगा। गणितीय ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करने में कठिनाई होती है। गणित के प्रति रुचि एवं उचित दृष्टिकोण का अभाव होता है। गणित के प्रति बच्चों की रुचि नहीं हो पाती है और उनको उचित दृष्टिकोण नहीं मिल पाता है। इस कारण क्या होता है? उनका अभाव होता है गणित के प्रति। कक्षा का उदासीन वातावरण, परिवार का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता के अशिक्षित होने की वजह से सही दिशा निर्देश न मिल पाना, घरेलू लड़ाई झगड़े हो गए, हीन भावना एवं आत्मविश्वास की कमी हो गई, स्कूल में पूरी सुविधाएं ना मिल पाना। स्कूल में पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं।
अध्यापक का अरुचिपूर्ण व्यवहार, यानी कभी कभी क्या होता है, अध्यापक अच्छे मन से नहीं पढ़ाता है, बिना मन से पढ़ाता है, वो लगातार ऐसे पढ़ाता ही रहता, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करने लगता है, मतलब उनको कहता है तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुमको मैथ नहीं आती, तुम नहीं सीख पाओगे, तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला है शैक्षिक निर्देशन का अभाव होता है। और अध्यापक कैसे जो है इन समस्याओं को दूर कर सकता है, आइए इसको देखते हैं। अध्यापक द्वारा इन समस्याओं को दूर किया सकता है। गणित अध्यापक को छात्रों में गणित के अध्ययन में अभिप्रेरणा एवं रुचि उत्पन्न करने तथा कुछ समय तक स्थायी बनाने के लिए सभी दिशाओं में प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो आइए कुछ सुझाव हैं उनको आइए देखते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित करके पढ़ाना चाहिए, यानी बच्चों के अनुसार पढ़ाई करानी चाहिए जिससे बच्चे पढ़ने चाहें अच्छी तरीके से। और क्या करना चाहिए, नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान की ओर, यानी पुराने ज्ञान से उनके नए ज्ञान की ओर जोड़ना चाहिए, तो इससे बच्चे आसानी से समझ पाएँ। अध्यापन करते समय क्या करना है, उत्तम शिक्षण विधियों का उपयोग करना है, उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, आप सर्किल पढ़ा रहे हैं, है ना, आप सर्किल पढ़ा रहे हैं या फिर आप गोला पढ़ा रहे हैं, तो उसका एक साक्षात उदाहरण ले आइए, है ना, जिससे बच्चे आसानी से समझ पाएँ। अगला है अध्यापन करते समय उत्तम शिक्षण विधि तथा उचित सहायक सामग्री का उपयोग करें, बिल्कुल सही, बहुत जरूरी है। अगला है अधिगम अनुभवों का चयन छात्रों की आवश्यकता, रुचि तथा मानसिक स्तर के अनुसार करना चाहिए, यानी जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो देख लें कि किस लेवल पे समझ पाएंगे, धीरे धीरे बढ़ें, ये नहीं कि डायरेक्ट एकदम से छत पे चढ़ जाएंगे, एक एक जीना करके सभी चढ़ते जाते हैं, तो लेवल से धीरे धीरे करके उनको आगे बढ़ाना है। आगे आइए समझते हैं। गणित में अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा खूब अच्छा काम कर गया है, बच्चा अच्छे से पढ़ गया, तो उससे क्या, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश बेटा, मतलब उसको क्या करना है, उसको प्रोत्साहन करना है, तो समय समय पर उसको क्या करना, उचित पुरस्कार देना है ना, जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। अध्यापक को छात्रों में प्रतियोगात्मक भावनाओं को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, यानी उस सब में प्रतियोगात्मक हो, यानी क्या करें, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर सकें, जिससे अच्छे से सब पढ़ाई करें। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए सब बच्चे मुंह बनाए बैठे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, सबको मोटिवेट करना चाहिए कि सब लोग पढ़ो, तुम उनसे अच्छा पढ़ो, तुम उनसे अच्छा पढ़ो। इससे क्या होगा, हर बच्चा अपनी पूरी लगन लगा के, अपनी मेहनत लगा के पढ़ाई करेगा। गणित में रचनात्मकता सृजनात्मक कार्य करने के लिए क्या मिलने चाहिए, पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। छात्रों के साथ सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट, छात्रों के साथ प्रेम करना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करें, सहानुभूति करें और उनके प्रति क्या करें, सहयोग की भावना रखनी चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छा कार्य कर पाएँ। हम आपके लिए लगभग 50 से अधिक वीडियो बना चुके हैं, यानी 50 से अधिक आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो भी केवल टीचिंग रिलेटेड, यानी टीचिंग मटेरियल में 50 से अधिक वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग मिलेंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको पढ़ाया ना गया हो। तो क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लाना है और जल्दी से जल्दी क्या होना है, सेलेक्ट होना है, जिससे आपका भी नाम हो और हमारा भी नाम हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।